थोड़ा ही है। एक वीडियो अपलोड हाँ, एक ही अपलोड हो पाया और भी सब्सक्राइबर किसने इस समय कुछ ज्यादा आप लोगों ने किया नहीं नहीं सर कोई नहीं पाया था आप भी अरे नहीं कैसे पाए बट हम ही जीत पाए थे आप लोगों को नहीं मिला ढूंढने से नहीं लड़की को नहीं मिला अच्छा आज इस पे लिंक दे दें क्या आप लोगों को सर मार के कराया था हाँ मार में आया था सब पे है इसको थोड़ा सा अभी समय लगेगा कि अभी एक ही वीडियो अपलोड हो पाया है आज कल वाला अपलोड कर रहे थे तो चलेगा घर बीच में अपलोड नहीं हो पाया सब्सक्राइबर हमको करने ही नहीं आता सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं उसमें सब्सक्राइब का बटन होता है बस वही क्लिक कर दो बस हो गया फिर बोलते हैं आल भी कर दो बोलते हैं सब लोग कहेंगे आल कर दो आल नहीं वो बेल की बटन होती है हाँ, वही बेल। तो उससे क्या होता है कि जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा कि तो वीडियो में आपको लाइक करनी है बस और कुछ नहीं तो आ जाएंगे उसको भी उसमें घंटी का निशान नीचे बना रहता है ठीक है ना आप लोग कर देंगे तो हमको लगता है कि आज 50 पूरे हो जाएंगे कल पढ़ा ही रहा हूँ आप लोग एक निश्चित समय हमको बता दीजिएगा तो उस समय आप लोगों को हम ऑनलाइन क्लास दे देंगे ठीक है ना जिस समय आप लोगों को लगे वॉलेट है एक्ट मतलब कानून ठीक है ना इसे अपने यहाँ भारत में काला कानून भी कहा जाता है इसे अपने यहाँ भारत में काला कानून भी कहा जाता है इसमें इसके लिए एक कहावत बड़ा प्रसिद्ध था नो अपील लिखना नहीं बेटा नो वकील नो दलील इसके लिए बहुत प्रसिद्ध कहावत था कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई अपील नहीं होती थी अपील का मतलब सुनवाई कोई सुनवाई नहीं होती थी किसी की नो वकील इसमें वकील की भी जरूरत नहीं पड़ती थी किसी को वकील रखने का मौका ही नहीं मिलता था ना तो दिया जाता था अंग्रेजों की तरफ से और ना तो आप किसी प्रकार की कोई दलील दे सकते थे कि सर हम लोग बाजार जा रहे थे बीमार थे ये वो कुछ नहीं एक ऐसा काला कानून कि जो जबरदस्ती हम भारतीयों पर थोपा गया कोई सुनवाई नहीं होता था जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का संदेह हुआ जरा सा भी संदेह हुआ खास करके ये हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे उनके लिए था कि उनको सरकार जब चाहती थी जहां चाहती थी वहीं नजरबंद कर लेती थी कैद कर लेती थी जेल में ले जाकर के डाल देती थी कोई सुनवाई नहीं होता था लेकिन यदि हम लोग देखें तो ये हमारे लिए एक दूरगामी और एक सुखद परिणाम भी लेकर के आया सुखद परिणाम कि इस एक्ट के द्वारा ही अंग्रेजों ने हम पर इतना अत्याचार करना शुरू किया इतना जुल्म करना शुरू कर दिया और देखिए जब जुल्म की इंतहा होती है तब लोग उठ खड़े होते हैं भाई जैसे गांव में आप लोगों ने देखा है गांव में या आप लोग खुद कभी अनुभव किए होंगे जैसे अभी मान लीजिए आप लोग हैं कोई है इसमें से जैसे मान लो कि तुम ही हो अब इसको कोई अभी दौड़ाना शुरू कर दे तो ये कब तक दौड़ेगी कब तक दौड़ सकते हो बताओ कोई आप लोगों को कोई अभी दौड़ाना शुरू कर दे तो आप कब तक भागोगे जब तक आप भाग सकते हो तब तक भागोगे लेकिन फिर आप जब थकना शुरू हो जाओगे
तब आपके दिमाग में यही आएगी। अब मार तो हमको वैसे भी देगा, मरना तो हमको वैसे भी है, फिर क्या करोगे? घूम करके खड़े हो जाओगे कि आओ भैया, या तो तुम नहीं या तो हम नहीं, मरना वैसे है। जब दिमाग में आ गया कि मरना वैसे है, तो ये तो बेमतलब हम दौड़े जा रहे हैं, बेमतलब हम दौड़े जा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, भगा रहे हैं, हम भाग रहे हैं, घूम करके खड़े हुए। और जब खड़े हुए तो आ जाओ, खड़े हुए तो इसका मतलब कि या तो हम तुमको मारेंगे या तो तुम हमको मारोगे, दोनों में से एक ही होगा। मतलब जो हमारे अंदर का जो भय है वो खत्म हो गया। और इसको लेकर के ही जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसके कारण ही हुआ। इसी के विरोध में लोग सभाएं कर रहे थे। उस सभा में जनरल डायर नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, जिसने उस सभा पर ही गोलियां चलवा दी। उसमें बहुत सारे बूढ़े, महिलाएं, युवा, यहाँ तक कि उसमें एक 6 महीने का अबोध बालक भी मारा गया था। अब सरकारी रिकॉर्ड में तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, कि सरकारी रिकॉर्ड में बहुत कुछ ज्यादा है। उसमें 378 या 79 के आसपास लोगों को ही दिखाया गया है कि उतने ही लोग मारे गए थे, जबकि अनुमान ये लगाया जाता है कि उस कांड में उस समय तकरीबन 20,000 से ज्यादा लोग उस सभा में थे, जो शांतिपूर्ण तरीके से जलियांवाले बाग में बैठ करके सभा कर रहे थे। और उसमें बताया जाता है कि तकरीबन 1,000 लोग मारे गए थे और 2,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उसमें कुछ दीवार से कूद करके भगे मरे, कुछ कुएं में गिर गए, कुछ कहीं, बहुत सारे, ज्यादातर लोग गोलियों से ही मरे। और उन सब का ही परिणाम रहा कि हमारे देश के जो लीडर थे, हमारे जो देश के जो युवा थे, उनके अंदर एक नया जोश पैदा हो गया, एक नया जुनून पैदा हुआ कि कुछ भी हो, अब हमको इन गोरों को बाहर भगाना ही भगाना है। इसी घटना को लेकर के हमारे एक महाकवि रहे हैं, जिनको गुरुदेव कहा जाता है। उनको एक उपाधि दी गई थी, गुरुदेव। गुरुदेव का मतलब, उनका जो नाम था, रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव की उपाधि से किसको नवाजा गया? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास विश्व भारती नामक एक संस्था की स्थापना की। ये विश्वविद्यालय भी है इस समय, नहीं, कोलकाता में विश्व विद्यालय। इनको अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी, ठीक है ना, नाइटहुड की उपाधि दे रखी थी। लेकिन इस घटना के विरोध स्वरूप उन्होंने उस नाइटहुड की उपाधि को ही वापस कर दिया। और इस घटना की उत्तेजना से ही, इस घटना से आक्रोशित होकर के ही भारत में अपने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। कड़ी से कड़ी मिलती गई, युवा आक्रोशित होते गए, उनमें एक नया ऊर्जा का संचार होने लगा,
सबके दिलो दिमाग में अब बैठ गया कि जब तक अब इन गोरों को यहाँ से हम नहीं बाहर निकाल फेंकते हैं तब तक अब चैन नहीं मिलेगा। इसे गांव में कहावत है ना कि पैरवा में अगिया लगाओ तो जब लगाओ तो तनी धीरे जलत, लेकिन जब जले लगा तो खूब हर 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 एकदम खूब जलत है। जलत कि नहीं जलत? और बाद बस बुझ जात, खत्म हो जात तनके घड़ी में। तो जब जुल्म की इंतहा हो गई, हो जाती है, किसी भी चीज की इंतहा हो गई, हद हो गई, तो निश्चित है समझ लो कि अब अपनी समाप्ति पे है। अभी आज देखिए सुबह सूर्योदय होता है ना, खूब ठंडी लगती है। आप लोग घर से आते हैं, हम भी आते हैं, दो दो तो स्वेटर जैकेट सब पहन करके आते हैं भाई। अब तो बाइक से आते हैं, ठंडक लगती है। आप लोग भी पैदल आते होंगे, ठंडक लगती है। लेकिन दोपहर में क्या होता है? क्या होता है? हाथ रख के बैठी हो आप नीचे। खूब गर्मी होती है कि नहीं होती? धूप में बैठते हैं कि नहीं? इस समय खूब तेज गर्मी होती है, लगता है कि बस अब सारा स्वेटर उटर निकाल के सब बाहर रख दें। लेकिन जैसे ही दोपहर खत्म होता है, फिर अभी जैसे जैसे शाम होगी गलन शुरू हो जाएगा। तब लगता है कि दिसंबर का महीना चल रहा है, अब ठंडक खूब पड़ रही है जम के। तो ऐसे ही था, अंग्रेजों को यह पता हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ही पता हो गया था कि अब हम भारत में बहुत ज्यादा दिन तक के मेहमान नहीं हैं। अब हमको भारत छोड़ करके जाना ही जाना पड़ेगा, आज जाए या 4 दिन बाद जाए। तो इसलिए उनको ये लग रहा था हम जितने शक्ति के साथ इनसे पेश आएंगे, हो सकता है कि उतने ये डर जाए, दब जाए, तो कुछ दिन और शासन कर ले। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हम जितनी तेजी के साथ, जितनी शक्ति के साथ इनके ऊपर अत्याचार करेंगे, उतने तेजी के साथ ये और उसका विरोध करेंगे। अब इसके बारे में लिखा दें हम, रॉलेट एक्ट के बारे में, फिर जलियांवाला बाग, ठीक है ना? चलिए लिखिए, प्रश्न लिखिए। रॉलेट एक्ट क्या था या कब लागू किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? प्रश्न है। क्या ठीक? लिखाया हुआ शायद आप लोगों को याद ना हो, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको जरूर आप लोग दिमाग में बैठाने का प्रयास जरूर करिएगा। कहानी की तरह ही, ये जरूरी नहीं है कि जैसे मैं कॉपी में लिखा रहा हूँ सेम आप ऐसे ही छाप करके चले आएंगे एग्जाम में, ठीक है ना? कोई नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ इधर उधर होगी, लाइन इधर उधर हो जाएगा, शब्द इधर उधर हो जाते हैं। तो बेहतर यह है कि जो मैं आप लोगों को समझाता हूँ उसको आप लोग अपने दिमाग में बैठाने का जब प्रयास करेंगे तो पढ़ी हुई चीज़ शायद भूल जाए, लेकिन ये आपको शायद ना भूले। पढ़ करके आप रट करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा दिमाग से, बहुत लोगों को हो जाता है। लेकिन जब आप समझेंगे इसको बढ़िया से तो ये भूलने वाला नहीं है। बस कहानी की जैसे कहानी के तरीके से बताया, अपनी भाषा में आपको लिखना होता है, एकदम हूबहू आप किताब पढ़ करके या कोई
गाइड पढ़ करके या कुछ पढ़ करके जाते हैं, अगर उसी भाषा में यदि आप लिखना चाहते हैं तो एग्जामिनर समझता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप उसी चीज को, इसमें होता क्या है इतिहास में, आपको कुछ उसके जो तारीखें होती हैं वो स्थान, इस नाम, प्रमुख लोगों का, कब घटित हुआ, क्यों घटित हुआ, किस लिए घटित हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ, ये सब चीजें क्लियर होना चाहिए। ये सब चीज आपके दिमाग में ये सब क्लियर रहेगा। लिखना आपको अपनी भाषा में, अपनी शब्दावली में लिखना है कि जो एकदम खूब आसानी से आपके समझ में आ जाए। हम यूपी बोर्ड की हिंदी पढ़ते हैं, बहुत टफ है। अब सीबीएसई बोर्ड की हिंदी है। चलिए लिखिए, यह अंग्रेजों द्वारा बनाया गया यह अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक ऐसा कानून था जिसके द्वारा वे किसी भी भारतीय को अथवा क्रांतिकारियों को संदेह के आधार पर नजरबंद कर सकते थे, जेल भेज सकते थे, या जेल में बंद किसी भी भारतीय को कुछ और दिनों तक जेल में ही रोक सकते थे। अब जो मैंने बताया था वो लिख रहे हैं, आपके दिमाग में ज्यादा समझ में आ रहा होगा। बहुत ज्यादा लिखने की, इतना लंबा पोथा लिखवाने कोई मतलब नहीं है। समझने का जितना प्रयास करोगे बेटा उतने सफल हो जाओगे, ठीक है ना। ये सब चीज समझने वाला है, जितना दिमाग लगाओगे उतना बेहतर होगा। उस लाइन को छोड़ करके लिखिए, यह कानून यह कानून 18 मार्च सन 1919 ईस्वी को लागू किया गया। इसके तहत भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने अथवा राष्ट्रीयता की भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने
ब्रिटिश सरकार में ने न्यायाधीश सर सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की इस कमेटी ने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके आधार पर केंद्रीय विधानमंडल ने जिसके आधार पर केंद्रीय विधानमंडल ने फरवरी 1919 में दो विधेयक पास किए जिसे रॉलेट एक्ट अथवा काला कानून के नाम से जाना जाता है। यहीं पे आप लोग थोड़ा सा रुकिए। जैसे अभी मैंने बोला कि रॉलेट एक्ट अथवा काला कानून के नाम से जाना जाता है। मैं बता रहा हूँ कुछ चीज अभी समझ जाएंगे आप लोग। रॉलेट एक्ट अथवा काला कानून के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही तो आप लोगों ने लिखा होगा। देखो किसी बच्चे के पास अब देखो बाबू तो सबने ऐसे लिखा है। यही चीजें हैं। छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी हो जाती हैं। हम छोटी छोटी चीजों को जब इग्नोर करते हैं तो हमारे लिए नुकसान बहुत करती है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या हम जब कुछ विशेष चीज लिखते हैं तो उसे हम या तो इन्वर्टेड कामा में से कर दें डबल, या सिंगल में याद कर सकते हैं, या आप इसको भी नहीं करना चाहते हो अंडरलाइन कर दो। ठीक, इस प्रकार से जब अभी जैसे मैंने लिखाया था सर सिडनी रॉलेट, इसको भी अब नाम है ये एक ऐसा व्यक्ति है जो इस कमेटी का अध्यक्ष पूरा रहा है। पूरे इसके आंसर में 2-3 वर्ड ही हैं जो अभी जैसे मैंने इसमें लिखाया 18 मार्च 1919। अब 18 मार्च 1919 इस
इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए ऐसे, या ऐसे आप इसको कर दीजिए। 1918 भी मैंने लिखाया था उसमें कि 1918 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और फरवरी 1919 में ये विधानमंडल में गया। चीजों को समझिए। जब इसको आप बेटा या तो इन्वर्टेड कामा में कर दो या तो अंडरलाइन कर दो, सिंगल लाइन ही खींचना है। एग्जामिनर जैसे ही आपकी कॉपी उसके सामने पड़ेगा, फिर वो पूरा पढ़ने का प्रयास नहीं करेगा, वो देखेगा कि जो वो देखना चाहता है, ठीक है ना, कि जो पूछा गया आपने उसको लिखा है कि लिखा ही नहीं है। कभी कभी हम लोग भी देखते हैं, 3-3 पूरा पेज भरा होता है, 4-4 पेज की कॉपी भर 4 पेज लिख देते हैं, लेकिन जो ढूंढा जाता है उसमें से जब पलट पलट कर हम लोग ढूंढते हैं पता लगता है जो चाहिए वो है ही नहीं है। अब मजबूरी हो जाती है कि मार्क्स दे कहाँ, करे क्या। कुछ चीजें जब उसमें मिल जाती है तो उसमें हम लोग मार्क्स कर देते हैं, जब नहीं मिलती है तो फिर मजबूरी है। 6 नंबर का है, कहेंगे चलो अच्छा इतना लिखिए, मेहनत करिए, 1 नंबर दे देंगे। 1 नंबर देने से तो कुछ होने वाला भला है नहीं। आप 6 पेज मत लिखो, आप 1.5 पेज लिखो, 2 पेज लिखो, लेकिन जो जितने जरूरी पॉइंट्स हैं उसको आप जरूर लिखो, इंगित कर दो उसको बढ़िया तरीके से। अगर और आपके पास लगता है कि समय है, आप नीले पेन से लिख रहे हैं, इसको काले पेन से लिख दो, ग्रीन पेन से लिख दो। रेड पेन तो आज चलाना नहीं है, मतलब कि वो अलग दिखे ही कि हमने क्या लिखा है। एग्जामिनर देख कॉपी पलटा, देखा, 1 मिनट के अंदर उसको लग गया कि हाँ बच्चे ने जो पूछा गया वो लिख दिया है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये चीज जो गलती आप लोग कर रहे थे वो बेटा उधर मत देखो, उधर कहाँ देख रहे हो। क्लास में बैठो, जिसको जरूरत होगी आएगी। छोटी चीजें बेटा, ठीक है ना, हमें यही चीज सीखना है। पहले तो पढ़ाई पे ध्यान देना है, फिर तुम वही गलती कर रही हो। चलिए आगे लिखो। अथवा काला कानून के नाम से जाना जाता है। देखिए, महात्मा गांधी ने इसका पुरजोर विरोध किया, और इसे शैतानी लोगों की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? शैतानी। शैतानी लोगों की संज्ञा दी। ये शैतानी लोग हैं, बदमाश लोग हैं, ठीक है ना। इतिहास पढ़ने में जितना मजा आता है जितने, लेकिन बड़ी समस्या है कि जितने आप इसको पढ़ते जाओगे, अथाह सागर मैंने पहले दिन बताया था कि इसमें आप डूबते डूबते कहाँ चले जाओगे कुछ पता नहीं चल पाता है। समय का तो बिल्कुल पता नहीं चलता, पढ़ते रहो सिर्फ इसको। गणित का तो सूत्र पता है, साइंस का सूत्र पता है, इसके सूत्र में नहीं पता है। एसएसटी का कोई फार्मूला नहीं है। एसएसटी का यही फार्मूला है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट बुक का अध्ययन करेंगे उतने आप सफल रहेंगे, क्योंकि ये गणित का फार्मूला नहीं बदलेगा, साइंस का फार्मूला नहीं बदलेगा। आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का, हिंदी का, ये जो है वो फार्मूला बना है, लेकिन ये हमेशा परिवर्तनशील है। आज इतिहास कुछ है, कल इतिहास कुछ रहेगा। हमेशा इतिहास बदलता रहा है, हमेशा भूगोल बदलता रहा है। जैसे अभी 6-7 साल पहले हम लोग भी जब पढ़ते थे तब ये पूछा जाता था कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मतलब भारत का सबसे दक्षिणी सिरा कौन सा है, ठीक है ना। इसको लिख भी लीजिए आप लोग, आगे भी इसमें लिखाएंगे, कहीं इसको नोट कर लीजिएगा, इसको साफ कर देना आप।
याद आ गया तो इसको पहले आप कर लीजिए। कहीं नोट कर लीजिए, बाद में कर लीजिएगा वहीं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है और बहुत महत्वपूर्ण भी है, ठीक है ना। हमारे देश का सबसे दक्षिणी हिस्सा पूछ रहा है। हम लोग जब पढ़ते थे तब इसका आंसर जो होता था वो होता था इंदिरा पॉइंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब इंदिरा पॉइंट हुआ करता था, लेकिन समुद्री तूफान की वजह से, सुनामी की वजह से कुछ ऐसे भौतिक परिवर्तन रहे हैं जिसकी वजह से वो समुद्र में विलीन हो गया। और समुद्र में विलीन होने की वजह से अब जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी। जब भी आपको प्रश्न आता है उसका आंसर कन्याकुमारी याद करेंगे। अब हेडिंग डालिए, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य। अभी आपने पढ़ा रॉलेट एक्ट क्या था, ठीक है ना। कब बना, किसकी अध्यक्षता में बना, लेकिन अब क्यों बना है ये तो पता होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या था? जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे स्कूल में आए हैं पढ़ने के लिए, पढ़ तो रहे हैं, घर से आप चले हैं, स्कूल भी पहुंच रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं? इसका क्या उद्देश्य है? बगैर उद्देश्य के पढ़ रहे हैं? कुछ सोच के चले होंगे ना कि चलेंगे, ज्यादा थका लग जाएगा तो मुंह पे हथवे रख के बैठ जाएंगे। आदत नहीं सुधर रही है। सबसे बुरी आदत ये है, जब भी हम क्लास में बैठे, इसीलिए आपके सामने बेंच होती है, हमारे पूरे शरीर का जो संतुलन है ये हमारे मस्तिष्क से है। हमारा ब्रेन काम करना बंद कर दे तो हम एकदम खत्म। और हमारे पूरे शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं, जितनी भी नसें हैं, वो कहां से जुड़ी हैं? हमारे ब्रेन से। सारी नसें। अभी आप अपने हाथ पर ऐसे, ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ, 50 ग्राम का ऐसे वजन रख करके इसे कुछ देर तक ऐसे छोड़ दीजिए। आप ऐसे बैठे रहते हैं कुछ देर तक, क्या कहते हैं झुनझुनी पकड़ लिया, कहते नहीं कहते हैं, मतलब कि बैठे बैठे वो नस दब गई। खून का जो हमारा सर्कुलेशन है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो आवागमन उसका बाधित हो गया। खड़े होते हैं तो कुछ देर तो अपने आप को सीधा करने में लगा देते हैं कि अब चलना है। तब सोच लो कि जब हमारा सर 8 पाउंड का सर, 8 पाउंड मतलब तकरीबन 3.5 किलो का सर ऐसे हम रख देंगे, 3.5 किलो अगर इसे हाथों पर रख दिया जाए तो थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि खून में वहां नहीं है। होता है कि नहीं होता है? अब इसको आप लोग ऐसे करके बैठ जाते हैं तो जो नस दब गई है वो अपना काम करना बंद करेगी? नहीं बंद करेगी, और करेगी भी तो बहुत काफी मेहनत के साथ। अब तुम कहीं जा रही हो, पीछे से कोई तुम्हारा दुपट्टा पकड़ के ऐसे खींचे, तुम आगे बढ़ रही हो, वो खींच रहा है, क्या करोगी बताओ? पूरी ताकत लगा के जाने का प्रयास करोगी। अगर तुम्हारे अंदर ताकत होगी तो चली जाओगी, लेकिन जाने में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। यही स्थिति है। निश्चित है फिर आपके शरीर में सुस्ती आएगी, सुस्ती आएगी तो आप पढ़ेंगे नहीं। तो बेहतर है कि आप हाथों को अपने टेक दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है? कभी के लिए, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं, जितनी देर पढ़ना है मन से पढ़िए,
थोड़ी थकान लगती है तो आप चलना शुरू कर दीजिए, किताब को हाथ में ले लीजिए, पढ़ते रहिए, चलते रहिए, घूमते रहिए। अब तो मोबाइल का युग आ गया है, नहीं वैसे समझ में आ रहा है मोबाइल का वैल्यू तेज कर लो, कमरे में आप चलते रहो, आवाज सुनते रहो। आगे लिखिए, चलिए उद्देश्य लिखिए। पहला उद्देश्य है क्रांतिकारियों के मुकदमे सीधे हाई कोर्ट में 3 जजों के सामने पेश हो, 3 जजों के सामने पेश हो, जिससे उन्हें निचली अदालत में जाने की गुंजाइश ना हो, जिससे उन्हें निचली अदालत में जाने की गुंजाइश ना हो। अरे भाई, जब मुकदमा पहले ही सबसे बड़े कोर्ट में पहुंच गया तो अब फिर उससे छोटे वाला कोर्ट उसकी सुनवाई थोड़ी करेगा। तो इसमें ये व्यवस्था बनाई गई कि ऐसे मुकदमे को सीधे पहुंचा दो हाई कोर्ट में, वो भी सिंगल बेंच नहीं, डबल बेंच नहीं, 3 जजों की बेंच के पास पहुंचा दो, वो सुनवाई करेंगे, ऐसी व्यवस्था बनाई गई। और वो निश्चित है अंग्रेजों के पक्ष में सुनाते थे कि इनको जेल डाल दो, इनको नजरबंद कर दो, इनको फांसी दे दो, बस ऐसा कर दो वैसा कर दो। इसी में अपना सब हो कि अब निचली अदालत में आपको जाने की जरूरत नहीं। हो सकता है निचली अदालत में कोई भारतीय बैठा हो, आपके ऊपर रहम दिखा दे, आपको छोड़ भी सकता था, उसके दिमाग में आ गया कि ये भी भारतीय, हम भी भारतीय हैं, ये देश को आजाद कराने के लिए काम कर रहा है, तो कहे ठीक है इसको जेल ना करके और ये अपने घर पे रहेगा। तो घर पे रहेगा तो घर से तो अपना काम करेगा, खुद नहीं बाहर निकलेगा, अपने लोगों से काम करवा लेगा। लेकिन वहां से हो जाएगा, उसको नजरबंद कर दिया जाएगा, उसको जेल में कर दिया जाएगा। इसका मतलब कि जितनी उसकी गतिविधियां हैं सब ठप। नंबर 2 लिखिए, जिस व्यक्ति पर किसी प्रकार का संदेह हो, जिस व्यक्ति पर किसी प्रकार का संदेह हो, उसे किसी विशेष स्थान या कार्य स्थान पर जाने से रोकना। मतलब जैसे किसी पर अगर संदेह है, संदेह क्या जबरदस्ती था कि वो कहीं जा रहा है तो उसको रोक दो, कहीं काम करने जाता है, प्रेस में काम कर रहा है या और कहीं काम कर रहा है, सेना में ही है, सिपाही में ही है, कहीं किसी सरकारी दफ्तर में भी काम कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर संदेह है कि यह हमारे खिलाफ, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ ये काम कर सकता है, साजिश कर सकता है, कुछ कर रहा है, देश के लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है, उसको ही रोक दो। नंबर 3 लिखिए, प्रांतीय सरकारों को, इसको आजकल राज्य सरकार कहा जाता है, पुस्तक में लिख लेना, ठीक है ना। वर्तमान में राज्य सरकार कहा जाता है, उस समय प्रांत कहा जाता था। प्रांतीय सरकारों को यह अधिकार था कि जिस पर उन्हें संदेह हो, 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 उसे नजरबंद करके अथवा
जेल में डाल सके। इतना अधिकार दे दिया गया था जो प्रांतीय सरकारें थी उस समय। नंबर 4 लिखिए, गैर कानूनी सामग्री, गैर कानूनी सामग्री का प्रकाशन या वितरण करना अपराध माना गया, अपराध माना गया। अब उस लाइन को छोड़ करके लिए निष्कर्ष, हाँ हेडिंग डालिए। इस प्रकार यह कहा जा सकता है, इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यह कानून बिना कोई अपराध किए किसी भी भारतीय को अपराधी घोषित कर सकता था, अपराधी घोषित कर सकता था। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील की संज्ञा दी गई। साथ ही इसे काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। आतंकवादी काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये तो हो गया आपका रॉलेट एक्ट। अब इसी से जुड़ा हुआ, मैंने बताया कि इसी से जुड़ा हुआ कांड जलियांवाला बाग हत्याकांड है। इसको भी अभी बहुत ज्यादा नहीं, इसको आज कंप्लीट कर दे रहे हैं और कल फिर इसके इसी से जुड़ा हुआ फिर हम लोग असहाय आंदोलन चलेंगे, ठीक है ना, सीरियल वाइज इसे चलेंगे। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, टिप्पणी लिखने के लिए आता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पे टिप्पणी लिखने के लिए आता है। चलिए लिखिए, 13 अप्रैल 1919 को
13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। बैसाखी का दिन था। हो गया। ये जनरल नॉलेज का भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना, कि बैसाखी पर्व कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है, अक्सर पूछता है बहुत। बैसाखी का दिन था जो विशेषकर पंजाब एवं हरियाणा के किसान रबी की फसल की कटाई के बाद नए साल की खुशी के रूप में मनाते हैं। थोड़ा सा लिखना बंद करिए। कह रहे हैं कि रबी की फसल कौन सी होती है, प्रमुख फसल क्या है रबी की प्रमुख फसल क्या है बताइए? गेहूं। अब इस समय गेहूं की बुआई हो चुकी है। अब ये कटेगा कब जा करके? मार्च और अप्रैल में। तो 13 अप्रैल को है, कह रहा है 13 अप्रैल की ये घटना है। 13 अप्रैल तक हरियाणा और पंजाब में करीब करीब गेहूं कट चुका हुआ होता है। तो ये बैसाखी के दिन ये लोग नया साल मनाते हैं। सिख लोग होते हैं। हिंदू कब मनाता है अपना नया साल? कब मनाता है? नहीं भाई, बस इन्हीं के साथ साथ वो भी रहते हैं। हिंदुओं का जो महीना होता है वो फागुन का लास्ट महीना होता है। अच्छा, 12 महीने होते हैं, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद पाल कार्तिक, ठीक है ना, हाँ, अगहन पूष माघ फाल्गुन, ये 12 महीने जो होते हैं, तो फागुन इसका लास्ट महीना होता है। और जिस दिन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन होता है, तो नए वर्ष की खुशी के उपलक्ष्य में जिस दिन रंग खेला जाता है, इसमें कोई है जो रंग खेलता है? खेले हो? जिस दिन होली जलती है फागुन के लास्ट दिन। जिस दिन फागुन का लास्ट दिन होता है उसी दिन होलिका दहन होता है, रात में ही। कि मतलब जैसे अभी आप लोग और जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो अपना नया साल कब मनाते हैं? बस आने वाला है। आप लोग सब लोग कहेंगे अपने, मतलब हमारे हिंदुस्तान के लोग दूसरों की सभ्यता को इतना जल्दी ग्रहण कर लेते हैं कि हम उसके पीछे अपनी सारी सभ्यता ही छोड़ देते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। अब 1 जनवरी आने वाला है, पूरा रात हम लोग शहरों में तो एकदम धूम धड़ाका चलता है, पार्टियां चलती हैं रात दिन। लेकिन सोचिए कि हमारे बुजुर्ग कितने दिमागदार रहे, उनकी सोच देखिए कितनी अच्छी रही। केरल में ओणम का त्योहार मनाया जाता है। असम में वो मनाया जाता है, बिहू क्या कहते हैं उसको, जो उनका प्रमुख त्योहार है, ध्यान से मिस कर रहा है। पंजाब में उन लोग मना ही रहे अपना। उन लोगों ने अपना एक सिस्टम बना रखा था। लेकिन हम लोग क्या हैं, दूसरे की चीजों को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, अपनी चीजों को हम छोड़ते हुए चले जाते हैं। जिस काम को पूरे अंग्रेज मिल करके नहीं कर पाए,
लॉर्ड मैकाले को भेजा गया। उसने यहां तक कह दिया कि हम प्राच्य शिक्षा के लिए एक पैसा नहीं खर्च करेंगे। एक पैसा, उसने कहा मेरे पास एक पैसा नहीं है प्राच्य शिक्षा के लिए, ना उर्दू वालों के लिए है, ना फारसी वालों के लिए, ना संस्कृत वालों के लिए है। जिसको इंग्लिश पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है, सिर्फ उसके लिए हमारे पास पैसा है, हम उसी को देंगे। और वो भी ये भी नहीं कहा कि सबको दे देंगे एक तरफ से, हम चाहे जे निरहो घरो कोतवालू चाहे जे चले आओ सबके हम पढ़ाएंगे। कहा ना हम अपना पैसा लगाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ लोगों को पढ़ाएंगे। जब कुछ लोगों को पढ़ाएंगे, कुछ लोग पढ़े होंगे तो हमारे लिए वो कलर का काम करेंगे, क्योंकि उसको पता था कि हम ब्रिटेन से कितना आदमी आयात करके ले आएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ क्लर्क बनाने के लिए, छोटी छोटी नौकरियों के लिए यहाँ अंग्रेजी पढ़ाने के लिए वो कहा कि हम सिर्फ वही पैसा खर्च करेंगे। उसने कहा कि पूछा गया कि आखिर आप इतने कम लोगों पे पैसा खर्च करेंगे तो फिर कैसे काम करेगा। तो उसने कहा कि जैसे छननी होती है, हम चाय छानते हैं, ये अपशिष्ट पदार्थ ऊपर रह जाता है, नीचे चला जाता है धीरे धीरे, जैसे पानी होता है जमीन के अंदर जाते जाते धीरे धीरे छन करके शुद्ध पहुंच जाता है। तो हम कुछ लोगों को देंगे, उनसे ये शिक्षा दूसरों में जाएगी। उस समय वो पैसा खर्च करके हमको अंग्रेजी सिखा रहे थे, लेकिन वारे हमारे भारत के वीर, आज लोग अपना घर बार बेच करके अंग्रेजी सीख रहे हैं। जिसका भी गांव में देखिए शिक्षा से मतलब नहीं है, उसकी योग्यता से मतलब नहीं है, वो उस लायक है भी कि नहीं है। कहीं बाबू फलाने, कहीं कहा कहीं तो लड़का कहाँ पढ़त बाबू, कहीं बाबू इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़त है, कहीं कौने जगह हो, कहीं ना वहीं बहुत दूर बहुत महान स्कूल में तुम्हारे पढ़ाई करी बात, बहुत रुपया लागत है। कहीं अच्छा भाई ठीक है। अब वो परेशान छटपट करे लागिन बेचारे, हम अपने लड़कों के इंग्लिश मीडियम में भेजब चाहे जोन हुए, दुई बोरा गेहूं ऐसे सही। अब सोच लीजिए कि अंग्रेजी पढ़ाने के लिए इतने सब उतावले हैं। यहाँ तक मैंने देखा है स्कूलों में, कहते हैं कि स्कूल के गेट के अंदर आप हैं तो सिर्फ आपको इंग्लिश में ही बात करना है, मतलब आपका चाल ढाल रहन सहन खाना पीना उठना बैठना सब इंग्लिश में होगा। अब बताओ इतना फाउंडेशन है, विदेशों के लोग आकर के हमारी सभ्यता ग्रहण करें, और हम जो वो लोग छोड़ करके चले गए, जिससे हम लड़े, जिसको भगाने के लिए हम लड़े, अब हम उसी को खूब पकड़ लिए हैं कस के कि जाने नहीं देंगे बाबू तुमको, तुम चले गए लेकिन तुम्हारी शिक्षा और संस्कार हम नहीं जाने देंगे। तो हमारी सोच कहाँ है, हमें ये देखना है। चलिए, कहने का मतलब इन लोगों का जो त्योहार था, उस दिन वो खुशियां मना रहे थे नए साल की खुशी के रूप में। उसके आगे लिखिए 13 अप्रैल 1699 ईस्वी, 13 अप्रैल 1699 ईस्वी, 1699, 13 अप्रैल। ईस्वी किसी महापुरुष का जन्मदिन है, अभी आगे लिखेंगे। को ही सिखों के 10वें गुरु, जन्मदिन नहीं है, उन्होंने स्थापना की। सिखों के 10वें गुरु नहीं, गुरु गोविंद सिंह ने, 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, नानक के पहले थे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, खालसा पंथ की स्थापना की थी।
पंथ का मतलब होता है विचार, सोच, नजरिया, ठीक है ना। जैसे इस्लाम है, सनातन है, सिख है, इसी प्रकार से ये भी है। सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है। सभी एक ही भगवान को मानते हैं। यहाँ पर जितने बैठे हो क्लास में सभी बच्चियां हैं, सभी तो लड़कियां ही हो ना, कि नहीं हो? 2 लड़के हैं। मैं इन लोगों को अलग करके आप तुम लोगों से पूछ रहा हूँ कि तुम लोग लड़कियां ही तो हो, लेकिन वो सब लोग लड़कियां, लेकिन कोई सकीना, कोई करीना, कोई कुछ, सबका नाम अलग है। नाम नहीं अलग है, लेकिन अब ये बाहर निकल करके जाओगी, किसी बाहरी व्यक्ति से पूछ लिया जाए कि इनका क्या नाम है, हम कहेगा हम क्या जाने, किस धर्म को मानती हैं हम क्या जाने, किस जात की हैं हम क्या जाने। जिसको हम जानते हैं उसी के ऊपर सारा नियम कानून है। या जिसको हम बताते हैं कि हम तो मुसलमान हैं, हम तो हिंदू हैं, हम तो यादव हैं, हम फला हैं, हम जब बताते हैं तब लोग जानते हैं ना, कि अपने आप जान जाते हैं। अरे भाई, कोई हिंदू हो, बड़ी सी दाढ़ी रखा ले, टोपी पहन ले, कुर्ता पैजामा पहन के निकल जाए, तो देखने वाला क्या कहेगा? कहेगा मुस्लिम ही है। मतलब ऐसी सोच बन गई है। हिंदुओं में बड़ी दाढ़ी कुर्ता पैजामा नहीं कोई रखता है। हमारे यहाँ जो साधु सन्यासी पहले से रहे हैं, वो तो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी और खूब बड़ा बड़ा जटा रखते हैं, उनको तो कोई नहीं मुस्लिम कहता है। ये हमारी विचारधारा है, ठीक है। हम जिसको जानते हैं, जिसको बताते हैं, तब वो हमारे ऊपर कमेंट करता है। कहने का मतलब कि सभी बच्चियां हैं, नाम सबके अलग है, भगवान एक ही है, हम अलग अलग नामों से उसको पूछते हैं। हमारे में जो चीजें बताई गई हैं वही उसमें बताया गया है। हर धर्म, कोई भी धर्म किसी को कुछ गलत नहीं सिखाता है। धर्म का क्या मतलब होता है बताओ? धर्म एवं धार्यते, धर्म वही है जो धारण करते हैं। हम जो धारण करते हैं वही धर्म है। और समय काल और परिस्थिति के अनुसार धर्म का स्वरूप बदलता रहता है। हम गांव में जैसे पहुंचेंगे, अरे बाबू चमार के घर पानी नहीं पिए लाए, पंडित जी कहीं हो हमारे जोरों पीछे चढ़ गए, कहीं अरे ये तो मुस्लिम है, इसके घर हम कैसे खाना खा लेंगे। तो ये हमारे दिमाग का केवल उपज है, बाकी कुछ नहीं है। मानव मात्र सब एक समान है, किसी में कोई असमानता नहीं होती है। हम जैसा विचार रखते हैं, जैसी सोच रखते हैं, हमारा दिमाग भी उसी तरफ काम करता है। आगे चलिए लिखिएगा। 13 अप्रैल, हाँ ये हो गया ना, खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसलिए सिख समुदाय के लोग, इसलिए सिख समुदाय के लोग इस दिन को विशेष रूप से मनाते हैं। मनाते हैं और इस अवसर पर अमृतसर में इस अवसर पर अमृतसर में एक विशाल मेला भी लगता है, जिसमें दूर दराज के लोग आते हैं, जिसमें दूर दराज के लोग आते हैं। अब हम संजोग कहें या दुर्भाग्य,
अब हम संयोग कहें या दुर्भाग्य, कि जिस दिन यह घटना घटी कोष्टक में लिखिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। कोष्टक में लिखिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। कोष्टक बंद। का दिन था। और लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाले बाग में शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। उसी बीच जनरल डायर ने उन निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए। तथा 2000 से अधिक लोग घायल हुए। जबकि सरकारी आंकड़े में इनकी संख्या 379 बताई गई। 379 बताई गई। निष्कर्ष लिखिए। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर अत्यधिक प्रभाव डाला। ऐसा माना जाता है कि यह घटना ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंत का कारण बनी। ब्रिटिश शासन के
अंत का कारण बनी। इस जघन्य हत्याकांड के विरोध स्वरूप इस जघन्य हत्याकांड के विरोध स्वरूप गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी क्या हुआ बेटा? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। बस बेटा, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना? बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए।